हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, प्रिंसिपल्स एंड मेथड। तो सबसे पहले तत्वों के बारे में जान लेते हैं। जो हमारी भू प्रॉपर्टी है वो तत्वों का प्रमुख स्रोत है। सारे जो हमारे तत्व होंगे वो सब हमारी भू प्रॉपर्टी में छिपे हुए हैं। और कुछ तत्व हमारे समुद्र में लवण के रूप में भी घुले रहते हैं। और मुख्यतः हमने तत्वों को देखा है कि तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ये तत्वों को जो 3 भागों में बांटा गया हुआ है कि भाई जो तत्वों के 3 भाग हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो इसके बारे में आपको सभी को जानकारी होगी। भाई धातुएं क्या होती हैं? धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुओं में कोई विशेष चमक होती नहीं है। धातुओं में हमारे लोहा, आयरन है, टिन है, कॉपर है, ये सब हमारी मेटल्स हैं। और ऐसे अधातुओं में लगभग जो गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन भी एक अधातु है। और जो तीसरा है उपधातु। उपधातु वो होगी जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे। इसका एग्जांपल है बोरॉन। बोरॉन जो है धातु अधातु दोनों के गुण दिखाता है। सिलिकॉन है, ठीक है, एस्टेटीन है, हेलोजन ग्रुप का सदस्य है एस्टेटीन, ये भी एक उपधातु है। उसके बाद तत्वों को 3 भागों में बांटने के बाद हम प्रकृति जाते हैं थोड़ा आगे। प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। तो जो हम देखते हैं कि जो धातुएं हैं प्रकृति में मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं में रहती हैं प्रकृति में। एक तो रहती है मुक्त अवस्था में और दूसरा रहती है संयुक्त अवस्था में। पहली अवस्था है मुक्त अवस्था और दूसरा है संयुक्त अवस्था। अब देखिए, अब ये संयुक्त अवस्था क्या है और मुक्त अवस्था क्या है। मुक्त अवस्था वो होगी जिसमें धातुएं किसी अपने आसपास के वातावरण से बहुत ही कम क्रियाशील होगी। अर्थात कि वे धातुएं जो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं वो मुक्त अवस्था में रहती हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तीनों जो मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों ही मुक्त अवस्था में रहने वाली मेटल्स हैं। और उसके बाद है संयुक्त अवस्था। और वे धातुएं जो अपने आसपास की नमी से, ऑक्सीजन से या CO2 से अभिक्रिया कर लेती हैं तो वे संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति है वो मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं में है। एक मुक्त अवस्था और दूसरी संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में क्या होगा? धातु किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगी, ठीक है, उसे हम मुक्त अवस्था कहेंगे। जिसके एग्जांपल में है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। और इसके अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो लगभग संयुक्त अवस्था में होती हैं। वे अपने आसपास के वातावरण से, ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक संयुक्त यौगिक बनाती हैं। और संयुक्त अवस्था में हम देखते हैं 3 चीजों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इसमें खनिज, एक पढ़ेंगे अयस्क और इन्हीं से संबंधित है एक गैंग। तो देखिए, सबसे पहले खनिज क्या है? खनिज यानी कि मिनरल्स। खनिज वे हैं, वे धातु तथा उनके यौगिक, धातु और उनके यौगिक भू प्रॉपर्टी में जिस रूप में पाए जाएंगे, भू प्रॉपर्टी में जिस रूप में पाए जाएंगे उन्हें हम कहते हैं खनिज। यानी कि धातु और उनके यौगिक, धातुओं से बने हुए यौगिक या जो भी मेटल हम बोल रहे हैं, जो भी मेटल XYZ, उसी के जो यौगिक हैं वो भू प्रॉपर्टी में जिस अवस्था में होंगे उसे हम बोलेंगे खनिज यानी कि मिनरल्स। उसके बाद आ रहा है अयस्क। अयस्क क्या है? वे खनिज जिनसे हम सरलता पूर्वक या सुविधाजनक या ये कह सकते हैं कि कम लागत में धातु प्राप्त कर लें, उसे कहा जाएगा अयस्क कहा जाएगा। और इन सारे प्रक्रमों में जो भी मतलब खनिज से जो अयस्क प्राप्त करने के लिए इसके बीच में जो भी प्रोसेस रहेगी या जो भी उसमें अशुद्धियां निकलेंगी, उन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। गैंग को आधात्री
आदि भी गैंग का ही नाम है दूसरा। तो इस तरह से जो है खनिज अयस्क गैंग। अब इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं अयस्क के बारे में, अब जो कुछ अयस्क हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे शुरू के 4 अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, आयरन पायराइट। ये चारों जो है लोहे के अयस्क हैं। हेमेटाइट रहता है आपका Fe2O3, मैग्नेटाइट है आपका Fe3O4, सीडेराइट हो गया आपका FeCO3 और आयरन पायराइट हो गया आपका FeS2। तो ये आयरन के 4 अयस्क हैं। अब इन अयस्कों से भी अगर हम आयरन को प्राप्त करें, क्योंकि संयुक्त अवस्था में इसे हम कह सकते हैं, अभी जो चारों हम जो भी हमने आयरन के जो ये 4 हमने अयस्क लिखे, देखिए चारों अयस्कों में आयरन कहीं पर भी अकेला नहीं है, किसी न किसी का ऑक्साइड बना रहा है या कार्बोनेट बना रहा है या सल्फाइड बना रहा है। यानी कि जो अभी बात आई थी कि वही अभी जो है ये अभी खनिज जो अयस्क के रूप में, यहाँ से हम इसको धातुओं के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, शुद्ध धातु के रूप में। ऐसे ही अगला, उसके बाद कॉपर पायराइट, मेलाकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, ये चारों जो है कॉपर के अयस्क हैं, ठीक है। और नीचे 3 लिखे हुए हैं, जिंक प्लेन, कैलामाइन, जिंकाइट, ये जो है जिंक के 3 अयस्क हैं, ठीक है। इसी तरह से और मेटल्स के अयस्क हो सकते हैं, खाली समझाने के लिए आपको बता दिया गया है कि वही जो भी हमें मेटल्स प्राप्त करनी है वो शुद्ध अवस्था में नहीं है, केवल क्योंकि मुक्त अवस्था वाली जो मेटल होगी कि केवल मुक्त अवस्था वाली मेटल ही जो होगी वो मतलब शुद्ध अवस्था में होगी, लेकिन उसके अलावा जो भी संयुक्त अवस्था में है, संयुक्त अवस्था में कोई भी हमें मेटल प्राप्त करनी है तो संयुक्त अवस्था में खनिज के रूप में होगी, खनिज से हम उसको अयस्क में परिवर्तित करेंगे और अयस्क जब प्राप्त हो जाएगा अयस्क से भी हम उसको धातु में परिवर्तित करेंगे। अब देखिए इसको धातु में परिवर्तित करने के लिए फिर आगे क्या है, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए जो धातुओं का निष्कर्षण है, धातुओं का निष्कर्षण यह है किसी भी अयस्क से धातु मतलब शुद्ध रूप में धातु को प्राप्त करने का जो मेथड होगा, अयस्क से जो भी हमने अयस्क पढ़े, इन अयस्कों से अगर हम शुद्ध अवस्था में कोई धातु प्राप्त कर रहे हैं तो उस पूरे प्रक्रम को हम कहेंगे धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि शुद्ध धातु को प्राप्त करना। तो इसके कुछ मेथड दिए गए हैं यहाँ पे, चूर्णीकरण या संशोधन है, दूसरा मेथड है अयस्क का सांद्रण है, तीसरा है सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, चौथा है धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन, और उसके बाद है धातुओं का शुद्धिकरण। अब जैसे पहला मेथड दिया हुआ है इसमें चूर्णीकरण या संशोधन, तो चूर्णीकरण में क्या होगा, जब भी हम किसी खनिज को भूप्रपटी की सतह से निकालेंगे तो ये बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होगा। तो सबसे पहला मेथड होगा भाई जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना या उनको छोटे भागों में डिवाइड करना। तो डिवाइड करने का जो मेथड होगा, चूर्ण बनाने का जो मेथड होगा उसे बोला जाएगा चूर्णीकरण या संशोधन। यानी कि चूर्णीकरण या संशोधन की प्रक्रिया में हम अयस्कों के जो बड़े बड़े कण हैं, बड़े बड़े जो अयस्क के भाग हैं, उन्हें हम छोटे छोटे कणों में बांटेंगे या डिवाइड करेंगे। तो इस मेथड को बोला जाएगा चूर्णीकरण। उसके बाद आता है अयस्क का सांद्रण। तो देखिए अयस्क का सांद्रण जो है अभी यहाँ पे अलग से भी लिखा गया है, अयस्क का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण यानी कि प्योरिफिकेशन, अयस्कों को शुद्ध कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए भी 4 मेथड दिए गए हैं, गुरुत्व पृथक्करण या द्रवीय धावन, और दूसरा मेथड है झाग प्लवन विधि, तीसरा है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, और चौथा है रासायनिक विधि। तो ये 4 मेथड हैं जिनसे हम अयस्कों का सांद्रण करेंगे, या किया जाएगा कह सकते हैं। और अयस्कों का सांद्रण जब कर लिया जाएगा तो जो भी हमारा सांद्रित अयस्क यहाँ से इन 4 मेथडों से जो भी हमारा सांद्रित अयस्क प्राप्त होगा उस सांद्रित अयस्क का हम फिर तीसरे मेथड में जाएंगे, यहाँ पे सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाएगा।
अर्थात जो भी जिस धातु का अयस्क है उस धातु के अयस्क का उसी धातु का ऑक्साइड बनाया जाएगा। ठीक है, और धातु ऑक्साइड बनने के बाद फिर अगला मेथड है धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। जो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा सांद्रित अयस्क से, जो भी हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ उस धातु ऑक्साइड को हम धातु में परिवर्तित करेंगे। उसके अपचयन से प्राप्त कर सकते हैं, ये अभी धीरे धीरे आगे आपको बताया जाएगा। अभी तो खाली आपको एक मेथडों के नाम बताए जा रहे हैं। और जब धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन कर लिया जाएगा तो धातु में परिवर्तन होने के बाद भी धातुओं का शुद्धिकरण जो होगा लास्ट मेथड रहेगा, जिसमें धातुओं का प्योरिफिकेशन होगा, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी। तो इस तरह से जो भी हमारे अयस्क होंगे उन अयस्कों से हम धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। धातुओं के निष्कर्षण में हम जो भी अयस्क होगा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो प्रक्रम है उसे हम बोलते हैं धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है।